दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जीके का एक जो कला एवं संस्कृति का दिल्ली पुलिस से संबंधित बैच है, ऑनलाइन वीडियोस उसको हम लेकर के आएंगे। आज हमारी उस संदर्भ में पहली वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं कला एवं संस्कृति के ऊपर, और हम स्टेट वाइज सभी भारत के जो राज्य हैं उनकी कला और संस्कृति को कवर करते जाएंगे, और जहां से कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और तकरीबन ऑन एन एवरेज हर पेपर में 8 से 10 सवाल जो कला एवं संस्कृति के ऊपर पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज जो हमारी पहली वीडियो हम देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके के लिए कला एवं संस्कृति के ऊपर, वो वीडियो है सिक्किम राज्य की कला एवं संस्कृति के संबंध में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सारा कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट रेडी रखा हुआ है और उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, और उन जो कंटेंट है उसको आपने बार बार रिवाइज करके उसको याद कर लेना है, जो कि पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। राइट, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली क्या है, सिक्किम स्टेट को हमने डिस्कस करना है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर 7 बहनों का एक जो भाई कहा जाता है जो कि सिक्किम कहलाता है, सिक्किम राज्य, उसकी हम कला एवं संस्कृति को कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखिए सिक्किम या जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उनकी बड़ी महत्वता है, क्योंकि उनका एक अपना एक खास कल्चर है, एक उनकी अपना अलग जीवन शैली है, उनका रहने का एक अलग ढंग है। उन सब बातों को जानना ही वहां के जो उस भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी कला और संस्कृति को जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस राज्य में कौन सी जनजातियां निवास कर रही हैं, और फिर उनके बाद उनकी जनजातियों को जानने के बाद ही हम उनके जो उनका डेली का लाइफस्टाइल है, रहना सहना है, उनके नृत्य हैं, उनके त्योहार हैं, उनकी पोशाकें हैं, उनके गहने हैं, उन सबको हम जानेंगे और उनकी भाषाओं को जानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम उन जनजातियों की बात करेंगे इस लेक्चर में जो कि सिक्किम में रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सिक्किम की जो जातीय विविधता है उसको 3 मुख्य जनजातियों से समझा जा सकता है, यानी कि मोटा मोटा हम ये कहते हैं कि सिक्किम जो राज्य है ना वहां पर ज्यादातर जो लोग आकर बसे हैं वो कौन है, बेसिकली नेपाली हैं। तो नेपाली ही जब भारत में आकर बस गए और भारत की नागरिकता उनको मिल गई तो वो गोरखा कहलाने लग गए, भारतीय गोरखा, जो कि सिक्किम में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी जनजाति बेसिकली है, आपका सबसे बड़ा समुदाय है वो नेपालियों का है। उसमें फिर आगे बहुत सारे नेपालियों में ही आपके उप समुदाय निकले हैं, जैसे तमांग हो गया आपका, ठीक है जी, जैसे भूटियाज हो गए आपके, ठीक है जी, और जैसे लिंबू हो गया आपका, और भी ऐसे बहुत से हम उप समुदाय को देखेंगे जो कि नेपालियों से ही आगे निकले हैं। लेकिन मोटा मोटा हम 3 जनजातियों की यहाँ पर बात करेंगे सिक्किम के संदर्भ में, और वो 3 जनजातियां हैं भूटिया, लेपचा और लिंबू। ठीक है जी, इसके अलावा और छोटी बड़ी 20 से 21 जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे, जहां से पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ये जनजाति बेसिकली किस राज्य में निवास करती है, या इसका उस राज्य के संबंध में क्या उसका स्थान है उस जनजाति का। ठीक है जी, तो भूटिया, लेपचा एंड लिंबू ये 3 मुख्य जनजातियां हैं कहाँ की, सिक्किम की। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए अब कहा यह जाता है कि जो वहां के शुरू से रहने वाले जो लोग हैं वो है आपके लेपचा। ठीक है जी, और जो लेपचा जनजाति है वो ये कहती है कि वो कहीं से नहीं आए, वो शुरू से ही इस क्षेत्र में रह रहे थे और ये क्षेत्र उन्हीं का है। इसके बाद जो भूटिया जनजाति है, भूटिया जनजाति को ये समझा गया है कि वो लोग जो दक्षिणी तिब्बत है वहां से इस क्षेत्र में आकर के बसे और भारत के नागरिक बन गए। और इसके बाद जो तीसरी जनजाति हमने बड़ी डिस्कस करी है वो ये है आपकी क्या, नेपाली। बेसिकली नेपाली जो है, गोरखा नेपाली, नेपाल के क्षेत्र से आकर के अंग्रेजों के द्वारा भारत में बसाया गया उन्हें, और वो भारतीय गोरखा बन गए। तो बेसिकली उन सबसे पहले जो एक जनजाति कही गई है प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी कि जब आपका बेसिकली हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत की बात करेंगे हम उस समय से, तो किरांत या किराती जो जनजाति है वो बेसिकली सबसे पुरानी यहाँ पर मानी गई है सिक्किम राज्य में। तो आपको यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किरांत या किराती जनजाति किस क्षेत्र, भारत के किस राज्य में निवास करती है,
तो वो बेसिकली सिक्किम राज्य में निवास करती है। ठीक है जी। उसके बाद जो सिक्किम की मुख्य जनजातियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने जनजातियों को इस तरीके से लिखा है कि जितनी जितनी उनकी परसेंटेज वाइज, प्रतिशत वाइज उनकी जनसंख्या है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है या समुदाय है वो यहाँ पर है राय। ठीक है जी। उसके बाद क्षेत्री है 12.22% के साथ, और फिर लिंबू है 9.97% के साथ, और फिर भूटिया है 8.57% के साथ, और फिर लेपचा है 7.94% के साथ। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जनजातियां भी हैं जो इसी में से हम लोग निकालेंगे। उसमें एक है आपकी तवांग 6.8% जनसंख्या के साथ ये यहाँ पर निवास कर रही है, और गुरुंग ये भी 5.87% के साथ सिक्किम के निवासी हैं। शेरपा 4.45, और उसके बाद कुछ और ऐसी जनजातियां जो कि एसएससी के जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसमें पूछ ली जाती हैं, जिन पर के स्टूडेंट्स का ध्यान कंपैरेटिवली कम होता है, वो है कामी, खास और नेवार। ये नेवार बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है जो कि सिक्किम की मानी गई है। ठीक है जी। और फिर मगर, दमैस, मुखिया, भूजेल, सरकी और थामिस। तो बेसिकली क्या करना है आपको, जो जनजातियों के बारे में हमने मेल में बात करी है उसके बाद भी जो कंपैरेटिवली कम निगाह में चढ़ती हैं स्टूडेंट्स के, या उनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, उनको भी आपने देखना है। और उसमें कामी और खास और प्रधान या फिर नेवार और मगर, और उसके बाद आपकी सरकी, ये इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, आपने इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। और इतनी लेंथी जीके को करने का एक ही तरीका है कि आप अपने लेवल पर शॉर्ट नोट्स बना करके उसको बार बार रिवाइज करते रहें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक प्रेशर के साथ नहीं चलना पड़ेगा कि जी मैं कोई ट्रिक बना लूं, मैं ट्रिक बना के याद कर लूं। नो डाउट ट्रिक्स बना करके कुछ चीजों को देखा जा सकता है, लेकिन इतनी सारी ट्रिक्स इकट्ठी हो जाने के बाद पेपर के वक्त में भी हो सकता है कि वो कंफ्यूजन में चला जाए सारा मैटर। इसलिए इसका जो एक सही बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप बार बार इसको रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करने के बाद आपको वो चीज मौके पर फौरी तौर पर ऑप्शंस देख करके याद आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने सिक्किम की जो जनजातीय समुदाय हैं उनके बारे में बात करी है, जिसमें राय सबसे ज्यादा वहां पर मिलता है 13.4% जनसंख्या दर के साथ। ठीक है जी। उसके बाद देखिए सिक्किम में कहता है, खुद बता रहा है कि सिक्किम में राय जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, क्षेत्रीय आता है। हमने देखा था 12 समथिंग जो प्रतिशत है उसके साथ। अनुसूचित जातियां जो हैं वहां में कामी, मैंने कहा था ना ये कामी इंपॉर्टेंट है, कामी सबसे बड़ा समुदाय है अनुसूचित जातियों में सिक्किम में। और उसके बाद दमाई और सरकी, ये भी अनुसूचित जातियां हैं जो कि कहां पर निवास कर रही हैं, सिक्किम में। तो कामी, दमाई और सरकी, ये तीन जो अनुसूचित जातियां कहां पर निवास कर रही हैं, सिक्किम में। और सिक्किम में सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति है वो है कामी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए कहता सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला समुदाय कौन सा है, दीवान। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समुदाय हमने देखा राय, और सबसे कम वाला भी वो बता रहा है कि दीवान है। और उसके बाद सेकंड एंड लास्ट है वो है पानी। तो दीवान और पानी भी वहां के समुदाय हैं सिक्किम राज्य के, जो कि जनसंख्या की अवधि से कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम सिक्किम की भाषाओं के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो ज्यादा लोग सिक्किम में आकर के बसे हैं वो कौन है, बेसिकली नेपाली हैं। हम देखेंगे अभी नेपाली भारत के संविधान का जो 8वां आपकी अनुसूची है जिसमें कि भारतीय भाषाओं के बारे में लिखा गया है, उसमें नेपाली को भी एक संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से कि बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नेपाली लोग जो हैं वो रहते हैं और नेपाली भाषा बोलते हैं। और सिक्किम में तो हम देख ही रहे हैं, हम देखेंगे कि 60% से भी ऊपर ज्यादा लोग जो हैं वो नेपाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। तो जो सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, नेपाली, सिक्किम जिसको हम सिक्किमीज बोल देते हैं, और लेपचा और अंग्रेजी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये 4 भाषाएं आधिकारिक हैं, नेपाली, सिक्किम, लेपचा और अंग्रेजी। उसके बाद बहुत सारे समुदाय वहां पर निवास कर रहे हैं। तो नो डाउट वहां का जो सिक्किम राज्य जो है उसने और भी बहुत सारे भाषाओं को मान्यता प्रदान करी है, और वो भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और वो संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से अन्य जो आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं वो है गुरुंग। हमने देखा है कि गुरुंग एक समुदाय है वहां पर, लिंबू समुदाय है एक, मगर समुदाय है एक,
मुखिया समुदाय है एक, नेवार या फिर प्रधान समुदाय है एक, राय सबसे बड़ा समुदाय है जो जनसंख्या के आधार पर हम देख रहे हैं, शेरपा और तमांग, ये सब समुदाय हैं और उनकी भाषाएं जो हैं आधिकारिक तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है सिक्किम राज्य में। लेकिन चार जो मुख्य आधिकारिक भाषाएं सिक्किम की हैं वो नेपाली, सिक्किम लेप्चा एंड अंग्रेजी। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 इन भाषाओं को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज पर बात करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं सिक्किम राज्य की कला एवं संस्कृति को देखते हुए। देखिए, कहता है कि नेपाली जो है सिक्किम की मुख्य भाषा है। देखिए, हमने कहा था ना आपको कि 60% से भी ऊपर इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो नेपाली है बेसिकली। तो देखिए 62.6%, 62.6% लोगों द्वारा नेपाली बोली जाती है सिक्किम राज्य में। कितना बड़ा प्रतिशत है, यानी कि ये सारे लोग बेसिकली क्या है कि नेपाली या नेपाली समुदाय से निकले हुए उप जो जनजातीय समुदाय हैं वो ही सारे लोग यहाँ पर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम देखेंगे कि राय जो सबसे बड़ा एक ऐसा उस क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से अपनी स्थिति को दर्ज करवाता है, वो भाषा बहुत कम बोली जाती है और ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है आपकी नेपाली। ठीक है जी। सिक्किम यानी कि भूटिया, जो भूटिया लोग हैं वो सिक्किमीज बोलते हैं। ठीक है जी। और इसकी प्रतिशत कितना है, 6.86% लोग ही सिर्फ भूटिया सिक्किमीज जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर वो भूटिया लोग हैं और उसको भूटिया भाषा भी कह दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद लिम्बू जो भाषा है वो 6.34% लोगों द्वारा बोली जाती है। लेप्चा भाषा 6.27% लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी कि हमने घटते क्रम में उनका प्रतिशत के हिसाब से इसको सेट कर लिया है कि सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। और देखिए, आपको जानकर यहाँ पर हैरानी भी होगी थोड़ी सी कि इस क्षेत्र में भोजपुरी भी बोली जाती है। नो डाउट को जो आपका पूर्वी यूपी है या उत्तरांचल के जो और क्षेत्र हैं या कुछ बिहार के भी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र है, वहां पर भी भोजपुरी जो है वो बोली जाती है बेसिकली। ठीक है जी। तो जो मगधन प्राकृत है वहां से ही ये भाषा निकली है भोजपुरी, और भारत के सिक्किम राज्य में भी भोजपुरी मिलने वाले बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे और उनकी प्रतिशत के हिसाब से दर है 1.63% लोग जो भोजपुरी बोलते हैं सिक्किम राज्य में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे हैं राय। देखिए, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से जो समुदाय था राय था, और कितने प्रतिशत लोग राय बोल रहे हैं, 1.22% लोग ही सिर्फ राय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अन्य भाषाएं जो हैं, यहां से पेपर में सवाल उठेगा, इंपॉर्टेंट सवाल एसएससी के लेवल में जब वो पेपर को सेट करने पर आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं जो कि आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करते हैं या फिर आपको पूरी तरह से पेपर से बाहर करने की कोशिश कर देते हैं। और वो भाषाएं कौन सी हैं सिक्किम की, जोंगखा, याद रखना है आपने ये जोंगखा भाषा, ग्रामा। ठीक है जी। हिंदी हमें पता है, चलो बोली ही जाती है, ठीक है, इट इज ओके। 5.58% लोग हिंदी बोलते हैं सिक्किम राज्य में, लेकिन जोंगखा और ग्रामा, माझी, मझवार ये इंपॉर्टेंट, थुलुंग ये इंपॉर्टेंट है, तिब्बती, चलो ठीक है, तिब्बत के हमने बात करी है कि जो भूटिया लोग हैं वो तिब्बत से इधर की तरफ आए हैं, तो तिब्बती भाषा भी वहां पर बोली जाती है। और तिब्बत का बड़ा गहरा संबंध है इन राज्यों की संस्कृतियों से, जिसमें हम सिक्किम के ऊपर अभी आगे बात करेंगे कि तिब्बत का क्या संबंध रहा है। तिब्बती भाषा और यखा, जिसको याखा भी कहा जाता है, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ये अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग हिस्सों में बोली जाती हैं। दोबारा से इन भाषाओं को याद कर लेते हैं, जोंगखा, ग्रामा, थुलुंग एंड याखा, ये चार भाषाएं आपने याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है जी, थुलुंग एंड याखा। ठीक है जी। उसके बाद आप इन पर भी देख लीजिएगा, माझी, मझवार वगैरह है, तिब्बतन जो भाषा है वो भी सिक्किम में बोली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब आ गया है, देखिए इसमें एक डांस की बात चल रही है। ये जो सिंघी या सिंघनी चाम, बेसिकली सिक्किम के जो डांसर्स हैं, नृत्य हैं, उनमें एक हमने डांस उठाया है यहाँ पर जिसको सिंघी या सिंघनी चाम कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। सिंघनी चाम क्या है बेसिकली, ये सिंघनी चाम का जो शाब्दिक अर्थ दर्शाता है वो ये दिखाता है कि कंचनजंगा जो कि सबसे बड़ा भारत का एक ऐसी चोटी है जो भारत में स्थित है,
तो कंचनजंगा की 5 पवित्र पहाड़ियों को दर्शाता है और 5 ये पवित्र पहाड़ियां दूर से देखने पर एक बर्फ का जो शेर होता है स्नो रॉयल वैसी दिखती है स्टूडेंट्स, इसलिए इस डांस को स्लो रॉयल डांस भी कहा जाता है। तो सिंघी चाम या सिंगड़ी चाम जो डांस है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है सिक्किम राज्य का स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा ले रहा है तदो लहो फाट। देखिए ईश्वरीय घटनाओं से संबंधित यह नृत्य लेप्चाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि आपको यह पूछेगा कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको यहाँ पर पता लगा कि जो लेप्चाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। हम आगे बहुत सारे नृत्य देखेंगे अभी, लेकिन हमने एक मिसलिनियस मिली जुली जानकारी को उठाया है स्टार्टिंग में, जिसमें लेप्चाओं के नृत्य के ऊपर बात हमने करी है। और लेप्चाओं का जो नृत्य है वो है तंदो लहो फाट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हम आगे चलते। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, दशैन एंड तिहार। बेसिकली क्या है कि जो भारत की संस्कृति से बहुत मिलती जुलती संस्कृति भारत के पड़ोसी मुल्कों में देखी जाती है, जैसे कि नेपाल में। तो नेपाल में भी दशहरा जिसको दशैन कहा जाता है और दिवाली जिसको तिहार कहा जाता है ये मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा संस्करण में बदलाव होता है, यानी कि जिस तरह से भारत में दिवाली और दशहरा मनाया जाता है उससे थोड़ा सा भिन्न तरीकों से, भिन्न अनुष्ठानिक तरीके अपनाकर, भिन्न रीति रिवाज अपना करके दशैन और तिहार मनाया जाता है। तो नेपाल की जो संस्कृति का पूरा प्रभाव है सिक्किम राज्य की संस्कृति के ऊपर, इसीलिए नेपाल के जो बड़े त्योहार दशैन और तिहार जो हैं ये भी सिक्किम में मनाए जाते हैं। दशैन से आप समझ लीजिए दशहरा और तिहार से आप समझ लीजिए दिवाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दशैन और तिहार मुख्य त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। देखिए यह त्योहार नेपाल में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। इस त्योहार का हिंदू संस्करण नवरात्रि या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा दशैन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसको बड़ा दशैन या दशैन भी कहा जाता है। और जो तिहार है बेसिकली इसको कहा जाता है दीपावली को या दिवाली को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद साकेला, ये एक इंपॉर्टेंट आपका फेस्टिवल है, त्योहार है, किनका, सिक्किम राज्य के लोग। स्टूडेंट्स देखिए किरत और राय, जिसको हमने किरांट या किरत बोला था, और राय, इन समुदाय के जो लोग हैं किरत और राय समुदाय के लोग एक त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार का नाम क्या है, साकेला। इसको हम अभी और एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली बहुत सारे त्योहार अलग अलग उपलक्ष्य के ऊपर मनाए जाते हैं। जैसे कि साकेला त्योहार का जहां तक संबंध है, ये जो त्योहार है ये फसल की बुआई और कटाई के वक्त मनाया जाता है और डांस किया जाता है। तो जो साकेला त्योहार मनाया जाता है और साकेला त्योहार मनाते हुए जो डांस किया जाता है उसे साकेला नृत्य भी कह दिया जाता है। साकेला त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार फसल उगाने पर जब फसल की बुआई की जाती है और एक जब फसल की कटाई की जाती है। तो किरत राय के लोगों द्वारा, समुदाय के लोगों द्वारा जो त्योहार मनाया जाता है उसको कहा जाता है साकेला। एक बार ये अप्रैल मई में मनाया जाता है, ठीक है जी, और एक बार ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है जी, ओके। देखिए एक है आपका साकेला उभोली और दूसरा है आपका साकेला उधोली। मैंने आपको बता दिया है कि फसल की बुआई और कटाई से संबंधित ये त्योहार हैं आपके। तो जो साकेला उभोली है बेसिकली वो फसल की बुआई के वक्त अप्रैल मई में मनाया जाता है, और जो साकेला उधोली है वो जो आपका फसल की कटाई होती है उस वक्त ये मनाया जाता है। तो उभोली क्या है, ये फसल बोने के समय मनाया जाता है साकेला उभोली। फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला त्योहार कहलाता है साकेला उधोली। इसी त्योहार के नाम से एक नृत्य भी है जिसे कहा जाता है साकेला नृत्य। तो साकेला उभोली, साकेला उधोली, साकेला नृत्य, ये सब किससे संबंधित है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। उसमें साकेला उधोली संबंधित है फसल की बुआई के समय का त्योहार और साकेला उधोली संबंधित है फसल की कटाई के समय का त्योहार। स्टूडेंट्स उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट तेंदोंग लो रूमफात। ये जो फेस्टिवल या त्योहार है यह लेप्चा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आपने याद रखना है कि इनके द्वारा मनाया जाता है, लेप्चाओं के द्वारा। लेप्चा लोग जो त्योहार मनाते हैं उसका नाम है तेंदोंग लो रूमफात। ठीक है जी, यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चलो ठीक है, ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है ये कई बार पूछा जा सकता है।
और तेंदोंग लू रोंगफात को लेप्चाओं के द्वारा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनके पूर्वज किसी समय में जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो उस बारिश से बचने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र से पलायन किया। 40 दिन तक लगातार बारिश होने से बचने के लिए ये एक पहाड़ पर जाकर के रहना शुरू कर दिया और उस पहाड़ का नाम था तेंदोश पर्वत। तो तेंदोश पर्वत पर जब लेप्चाओं के पूर्वज बारिश से बचने के लिए चले गए तो वहां पर जाकर उन्होंने जो कुदरत की पूजा अर्चना करी, पहाड़ों की, नदियों की, पानियों की पूजा अर्चना करी, उसके संदर्भ में यह त्योहार उसी घटना को याद करते हुए मनाया जाता है। और तेंदोंग लो रोंगफात लेप्चाओं का एक त्योहार है जो कि तेंदोश पर्वत पर जब लेप्चाओं के पूर्वज चले गए थे उस घटना को याद करते हुए मनाया जाता है। तेंदोंग लो रोंगफात सिक्किम का एक त्योहार है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाइए, देखिए लोसुंग नामसुंग, ठीक है, भूटिया जनजाति का यह त्योहार है। अब यहाँ पर हमने पहले ही उठा लिया है कि किस जनजाति का है, कोई लेप्चा का आएगा, कोई नेपाली का आएगा, कोई भूटिया का आएगा, इस तरह से आपने याद रखना है। ये लोसुंग नामसुंग भूटिया जनजाति का यह त्योहार है। ये भी फसलों से संबंधित एक त्योहार है। फसल के मौसम के अंत में यानी कि फसल की कटाई का समय आ गया है, फसल की कटाई के समय जो एक त्योहार मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा, उसका नाम है लोसुंग नामसुंग, लोसुंग नामसुंग। और इसे कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ गया इंद्र जात्रा। देखिए ये नेपाल में एक बड़ा ही ऐसा उत्सव है जो कि सड़कों के ऊपर मनाया जाता है इंद्र भगवान को याद करते हुए। तो इंद्र जात्रा जो है वो सिक्किम में भी मनाया जाता है त्योहार के रूप में। इसे यनेया भी कहते हैं। देखिए यनेया जो है वो इंद्र जात्रा का ही दूसरा नाम है और सिक्किम राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है इंद्र देवता को याद करते हुए। यह नेपाल का सबसे बड़ा धार्मिक सड़क उत्सव है। यानी कि नेपाल के जो बड़े बड़े त्योहार हैं वो सारे त्योहार आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग जो किस समुदाय से संबंधित हैं, नेपाली समुदाय से, ठीक है जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्विच कर रहे हैं। हमारा जो त्योहारों का एक कोई कौन समूह जो है वो कौन सा एक नया समूह हम लेकर के आ रहे हैं, वो हम लेकर के आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग जो त्योहार मनाते हैं उनके क्या नाम हैं और वो क्या क्या त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों की क्या क्या महत्ता है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो साउथ तिब्बत है यानी कि दक्षिणी तिब्बत का जो इलाका है वो सारा का सारा इस क्षेत्र से लगा हुआ है। तो तिब्बती जो कल्चर है, तिब्बती कला संस्कृति जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव भारत के हमारे इन राज्यों में देखने को मिलता है, जिसमें से एक राज्य है हमारा सिक्किम। और सिक्किम में बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार भी मनाए जाते हैं और उन त्योहारों के हम नाम देखेंगे अभी। ये आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने याद रखना है। आपको सबको पता होगा कि लोसार, हम बात करेंगे इसके ऊपर लोसार क्या है, लेकिन ये एक त्योहार है, तिब्बतन त्योहार है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है। दूसरा है सागा दावा। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, दिस इज सागा एंड दावा। सागा दावा जो बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है ये किनके द्वारा मनाया जाता है, तिब्बती जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनसे, उनके द्वारा। फिर है लहबाब ड्यूचेन, याद रखना है आपने। फिर है पंग लहाब सोल। देखिए ये ऐसे नाम हैं जो तिब्बती भाषा के नाम हैं, इसलिए आपको इनको बार बार रिवाइज करना है। तो पंग लहाब सोल और लहबाब ड्यूचेन ये इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। और उसके बाद और बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है द्रुपका तेशी। द्रुपका तेशी भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक तिब्बती त्योहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है। और भूमचू ये भी एक इंपॉर्टेंट त्योहार है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों का और सिक्किम में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्योहार है जो सिक्किम में मनाए जाते हैं। तो हमने कौन कौन से याद रखने हैं, लोसार है, पेपर में पूछेगा नहीं क्योंकि बड़ा कॉमन हो चुका है लोसार का जो त्योहार है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सब पूछेगा कहां से। सागा दावा, लहबाब ड्यूचेन, पंग लहाब सोल, द्रुपका तेशी एंड भूमचू, ये 5 जो त्योहार हैं ये पूछेगा। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये 5 त्योहार सिक्किम में मनाए जाते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये त्योहार हैं। और तिब्बती जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको मनाते हैं और सिक्किम के लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो भी इसे मनाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, इन हम त्योहारों को अब आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। लोसार, देखिए तिब्बती नववर्ष को लोसार कहते हैं, सिंपल पता है हमें, तिब्बती नववर्ष को क्या कहते हैं, लोसार कहते हैं। और ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, भारत भी उसी कैलेंडर को इस्तेमाल करता है, भारत तिब्बती कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं करता।
तिब्बती कैलेंडर में, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये फरवरी और मार्च में पड़ता है। यानी कि भारत में जब ये समय आता है तिब्बती नववर्ष मनाने का, तो वो कौन सा महीना होता है, फरवरी या फिर मार्च होता है। लेकिन तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से ये दिसंबर बनता है इनका। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे देखते हैं लोसार के बाद। लोसार, 2-3 तरह के लोसार होते हैं, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट लोसार को यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक है सोनम लोसार और एक है तमु लोसार। देखिए, जो सोनम लोसार है इसको तमांग जो जातीय समुदाय है वो मनाता है, और सोनम लोसार किनके द्वारा मनाया जाता है, तमांग जनजाति के लोगों के द्वारा। और जो तमु लोसार है, तमु लोसार, लोसार मीन्स तिब्बती नववर्ष, तिब्बती नववर्ष तमु, जो तिब्बती नववर्ष तमु लोसार है वो मनाया जाता है गुरुंग जनजाति के द्वारा। हमने ये सारी जनजातियों के नाम पहले ही इसलिए देख लिए कि जब बाद में ये जनजातियों के नाम हमारे सामने आएंगे तो हमें अनकंफर्टेबल हम ना हो कि ये क्या है। तो ये मैं आपको बताया है कि ये सारी की सारी जनजातियां जो हैं नेपाली उप जनजातीय समुदाय हैं। तो गुरुंग कौन सा मनाते हैं लोसर या लोसार, तमु लोसार। तमांग कौन सा लोसार मनाते हैं, सोनम लोसार, राइट। और दिसंबर जनवरी में इसको मनाया जाता है। अब हम लोसार के बाद जो टिपिकल बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्योहार हैं उनको हम देखना शुरू करेंगे, जो कि पेपर सेटर पेपर में आपसे पक्का पूछेगा। देखिए, द्रुपकातेशी। देखिए, बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है कि दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का एक निवारण है, और चौथा क्या है, उस निवारण के लिए एक मार्ग है जिसको अष्टांगी का मार्ग कहा गया है। तो उन 4 सत्यों के उपदेश को याद करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, द्रुपकातेशी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पेपर में पूछेगा स्टूडेंट्स, द्रुपकातेशी किस लिए मनाया जाता है। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को याद करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, हिरण उद्यान में। हिरण उद्यान कहां पर है, सारनाथ में। और जुलाई और अगस्त की चतुर्दशी को यह त्योहार मनाया जाता है। कई बार पेपर सेटर ज्यादा टिपिकल कर देता है कि महीना या डेट्स पूछता है। तो इस तरह के जब इतने इंपॉर्टेंट त्योहार की हम बात करते हैं तो हमें उनके एग्जैक्ट जो जब वो मनाया जाएगा, जिस महीने में या जिस तिथि को मनाया जाएगा, वो भी हमें देखनी पड़ जाती है कई बार। इसलिए हमने देखा है कि द्रुपकातेशी जो है वो चतुर्दशी को मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त महीने की चतुर्दशी को। और बुद्ध धर्म के जो बौद्ध जो हमारे बुद्ध थे, उनके 4 आर्य सत्यों को याद करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। 4 आर्य सत्य क्या है मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद है लहबाब ड्यूचेन, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है, हम पहली बात कर चुके हैं। भगवान बुद्ध की जीवन की 8 मुख्य घटनाओं में से एक घटना बेसिकली क्या है कि बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की जीवन की 4 मुख्य घटनाएं जिनमें उनका जन्म है, उनका पहला उपदेश देना है, महापरिनिर्वाण यानी कि इस संसार को छोड़ करके चले जाने वाला है, वो सारी घटनाएं को 8 घटनाओं में रखा गया है। उसमें से एक घटना कि वो स्वर्ग से यहाँ पर इस संसार में आए हैं, उसको याद करने के लिए उस घटना से संबंधित जो त्योहार है वो है लहबाब ड्यूचेन। ठीक है जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हम शब्द देखेंगे, 8 मुख्य घटनाएं जो हैं, जिसमें कि क्या है कि एक घटना जिसको क्या कहा गया है, त्रायसितंश। ये शब्द आपने याद रखना है, त्रायसितंश। 8 घटनाओं में एक घटना क्या है, त्रायसितंश। त्रायसितंश से भाव क्या है कि बुद्ध जो है वो स्वर्ग लोक से प्रकट हुए हैं। और स्वर्ग लोक में कौन सा, त्रायसितंश। त्रायसितंश मतलब जहां पर 33 देवता जो हैं वास करते हैं, वहां से बुद्ध जो हैं वो आए हैं त्रायसितंश लोक से। त्रायसितंश लोक वो लोक है जहां पर 33 देवता जो हैं वो निवास करते हैं, और जन कल्याण के लिए बुद्ध जो हैं इस संसार में प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं त्रायसितंश लोक से। और त्रायसितंश लोक से प्रकट होने की इस घटना को याद करने के लिए कौन सा बौद्ध त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है लहबाब ड्यूचेन। लहबाब ड्यूचेन आपने याद रखना स्टूडेंट्स। ये बहुत हाई लेवल का कंटेंट है, जो कंटेंट के हम एक्सपेक्ट करेंगे या करते हैं कि पेपर सेटर इन पर जाएगा ही जाएगा जब वो पेपर को सेट करेगा। नवंबर दिसंबर में यह त्योहार मनाया जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार क्या है, लहबाब ड्यूचेन द्रुपकातेशी। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स ये आप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भूमचू, एक और बौद्ध त्योहार आ गया। ठीक है, और गुरु ऋणपोछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, पद्म संभव है ना, पद्म संभवा जिनको हम बोल देते हैं, बुद्ध के एक अवतार हुए हैं
पद्म संभव, उनको गुरु रिनपोछे भी कहा गया है। गुरु रिनपोछे से कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उनके साथ जुड़ी हुई है कि तिब्बत के अंदर जो वज्रायण बुद्धिज्म है, वज्रायण बुद्धिज्म की शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा वज्रायण जो शाखा है उसको तिब्बत में लेकर जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गुरु रिनपोछे को। और गुरु रिनपोछे कौन है? पद्म संभव को ही गुरु रिनपोछे कहा गया है। और तिब्बत में ही उन्होंने सबसे पहले मोनास्ट्री गुरु रिनपोछे ने ही स्थापित करी थी, वो बौद्ध मठ को, जिसको मोनास्ट्री कह देते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत करी थी गुरु रिनपोछे ने। कहां पर? तिब्बत में। ठीक है जी। वहां उन्होंने बौद्ध मठ की स्थापना की, जिसे कहा जाता है ताशीदिंग मठ। बेसिकली क्या है कि तिब्बत में जब मठ स्थापित किया तो उसके साथ लगते इलाकों में भी बहुत सारे मठ स्थापित किए गए, और एक मठ जो स्थापित किया गया सिक्किम में वो है ताशीदिंग मठ। ठीक है जी। ताशीदिंग जो मठ है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान इसी मठ को माना गया है सिक्किम में। ताशीदिंग मठ आपने याद रखना है कि कहां पर है? सिक्किम में। इसके अलावा तिब्बत में जो मठ की स्थापना सबसे पहले करी वो गुरु रिनपोछे ने ही करी। और नरकीय दुखों से मुक्ति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है भूमचू। यह त्योहार फरवरी और मार्च महीने में मनाया जाता है बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा, या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा, और इसको कहा जाता है भूमचू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। तो गुरु रिनपोछे, पद्म संभव, इनके बारे में भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। और निमग्याल जो एक शाखा है बेसिकली, वो भी इन्होंने स्टार्ट करी है गुरु रिनपोछे। देखिए अब आ गए हैं सिक्किम के नृत्य। बेसिकली हमने त्योहारों को देखा, अब हम सिक्किम के डांसर, सिक्किम के नृत्य देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, हम इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। देखिए चू फाट, लेपचा समुदाय के लोग इसको मनाते हैं, चू फाट को। देखिए चू मीन्स ना क्लाउड कवर्ड, बेसिकली बादलों से ढका हुआ जो क्षेत्र है उसको पूजने के लिए, उसको याद करने के लिए जो आपका नृत्य किया जाता है वो है चू फाट नृत्य। लेपचा समुदाय का लोक नृत्य है कौन सा? चू फाट। यहाँ पर आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि चू फाट किस समुदाय का नृत्य है। तो लेपचा समुदाय का यह नृत्य है जिसमें वे कंचनजंगा पर्वत की पूजा करते हैं। यह नृत्य बौद्ध कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन किया जाता है। देखिए चंद्र कैलेंडर को बौद्ध धर्म मानता है, और उसमें जो आपका बेसिकली उसके हिसाब से हम देखें तो 7वां महीना बनता है बौद्ध धर्म के चंद्र कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि हमारा जो जून जुलाई का महीना नहीं बनता, उनके हिसाब से वो बेसिकली आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास चला जाता है। हरे बांस के पत्तों और मक्खन के लेप के साथ इसे किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरे बांस के पत्तों और मक्खन के साथ, मक्खन के लेप के साथ कौन सा नाच किया जाता है? तो चू फाट किया जाता है। चू फाट करने वाला समुदाय कौन सा है? तो वो लेपचा समुदाय है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जोमल लोग। ठीक है जी, हम सारे ये नृत्य जो देख रहे हैं ये लेपचा समुदाय से संबंधित नृत्य हम लोग देखेंगे। यह नृत्य लेपचा समुदाय के लोग बुवाई और कटाई यानी कि फसल से संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है? जोमल लोग। अभी काफी सारे लोग शब्द, इस शब्द को आपने याद रखना है। ऐसे हम 2, 3, 4 नृत्य ऐसे देखेंगे जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। लेपचा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य जिसको जोमल लोग कहा जाता है, यह फसल की बुवाई और कटाई के समय किया जाता है। यह क्यों किया जाता है? जो लेपचा लोग हैं उनके शारीरिक कष्ट के बोझ को कम करने के लिए और उन्हें काम में आनंद प्रदान करने के लिए। बेसिकली जो फसल उगाते वक्त, फसल को काटते वक्त जो शारीरिक कष्ट झेलना है उसको कम करे और जो काम करने का आनंद उन्हें प्राप्त हो, ऐसी भाव के साथ ये नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को कहा जाता है जोमल लोग। और जोमल लोग नृत्य करने वाली जो समुदाय है वो है लेपचा समुदाय, और लेपचा समुदाय फसल की बुआई और कटाई के वक्त इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए कर गनोक लोग, ये गनोक लिखा हुआ है, दिस इज गनोक, ये गनोक है। कर गनोक लोग, मोनड्रायक लोग, मुनहित लोग। देखिए लोग 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 सब किस राज्य से संबंधित हो गए? सिक्किम राज्य से। तो करगनोक लोग जो है इसका मतलब होता है हंसों का नृत्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए चल रहे ये सारे लेपचाओं के नृत्य हैं। लेपचा जो है बेसिकली क्या है कि जो हंस हैं
वो मौसम के हिसाब से क्या करते हैं कि पलायन करते हैं या किसी क्षेत्र में आगमन करते हैं। तो जब मौसम के हिसाब से ठंड ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। जब मैदानी इलाकों में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं हंस। तो उन हंसों के पलायन से और उनके प्रवास से, बेसिकली उनके आने जाने से लेपचा लोग जो हैं वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि कब फसल की बुआई का समय आ गया और कब फसल की कटाई का समय आ गया। तो कर्गलोक लोक जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हंसों का नृत्य। यह प्रवासी हंसों के समूह के प्रवास का प्रतीक है, यानी कि जब उनका आना जाना इसी से संबंधित है और उससे संबंधित के डांस किया जाता है। इन हंसों का मौसम प्रवास फसलों की बुआई और कटाई के लिए आदर्श समय के साथ लेपचाओं का मार्गदर्शन करता है। यानी कि वो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि ये नृत्य इस खुशी में किया जाता है कि हमें पता लग गया कि जी फसल को बोने का समय आ गया है, क्योंकि हंसों ने क्या किया है, आना शुरू कर दिया है या जाना शुरू कर दिया है। हमें पता लग गया है जी लेपचाओं को, यानी कि पता लग गया कि फसल की कटाई का समय आ गया है, क्योंकि हंसों ने आना जाना शुरू कर दिया है। उसके बाद आ गया मून ड्रायक लोग। देखिए लेपचाओं का एक और नृत्य है मून ड्रायक लोग। ये जो लेपचा होते हैं ये कुशल शिकारी होते हैं। यह नृत्य अनुष्ठान करके, यानी कि रीति रिवाज से, पूरे तरीके से ये नृत्य किया जाता है। शिकार पर जाने के समय इस नृत्य को किया जाता है। तो शिकार से, और वो भी लेपचाओं के शिकार से संबंधित जो गतिविधियां हैं उस वक्त कौन सा नृत्य किया जाता है, मून ड्रायक लोग। मून ड्रायक लोग फसलों की बुआई कटाई का है कर्गलोक लोग। और उसके बाद आ गया मुनहित लोग। लेपचाओं का यह नृत्य भक्तिमय भजनों के साथ किया जाता है, यानी कि जिसमें आपको धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा दिखेगी, ज्यादा आपको भक्तिमय संगीत, भक्तिमय गीत ये दिखेंगे। वो नृत्य कौन सा है, मुनहित लोग। तो मुनहित लोग, मोनड्रायक लोग और कर्गलोक लोग, ये सब नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं, लेपचाओं से। और अलग अलग वक्त पर अलग अलग उपलक्ष्यों पर इन नृत्यों को किया जाता है लेपचाओं के द्वारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया चबरंग नृत्य। देखिए आप इसको चार बुंग के साथ कंफ्यूज ना करिए। चार बुंग एक अलग नृत्य है, चबरंग एक अलग नृत्य है। जब ग्रह प्रवेश होता है उस समय सिक्किम में यह नृत्य किया जाता है और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाए जाने के लिए भी इस नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चबरंग नृत्य में एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है की मुखला। की मुखला क्या है, सिक्किम का एक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र जो कि यह वाद्य यंत्र अपनी ध्वनि के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इस वाद्य यंत्र के साथ जब नृत्य को किया जाता है तो वो नृत्य कौन सा है, चबरंग नृत्य है। चबरंग नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, की मुखला। की मुखला सिक्किम का एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आके घस पिट चुके हैं, पर फिर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये है मारूनी नृत्य, यानी कि सिक्किम का नृत्य है। चलो हमें पता लग गया है। इसको नेपाली समुदाय के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, कार्तिक महीने में किया जाता है। ठीक है जी। और नेपालियों के लिए यह तिहाड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तिहाड़ आपको याद आ गया होगा कि तिहाड़ शब्द का मतलब हमने क्या कहा था कि दिवाली। बेसिकली जब श्री राम 14 दिनों का वनवास काट करके वापस आते हैं तो दिवाली होती है, दिए जलाई जाते हैं। और नेपाली बहुत से ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि जी श्री राम का जन्म जो है वो नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में हुआ। हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत में अयोध्या में हुआ। तो ये सारी बातें चलो एक अपना एक विषय है इसका, लेकिन तिहाड़ मतलब दिवाली। और श्री राम के 14 साल के वनवास काट के आने की खुशी में ये जो त्योहार मनाया जाता है तिहाड़, उस वक्त जो नृत्य किया जाता है नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली समुदाय के द्वारा, वो नृत्य है मारूनी नृत्य। तिहाड़ का उत्सव 14 साल के वनवास से श्री राम की वापसी का प्रतीक है। जब यह नृत्य 9 वाद्यों के साथ किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब वाद्य यंत्र देखेंगे तब ये सवाल आएगा। कहते हैं कि जब मारूनी नृत्य 9 वाद्यों के साथ किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, या देखिए नोमाटी बाजा मारूनी नृत्य या नौ माती, दोनों में से एक शब्द आपको दिखेगा, या तो नोमाटी लिखेगा पेपर सेटर या नोमाती लिखेगा। ठीक है जी, नोमाटी और नोमाती, यानी कि 9 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके जब मारूनी नृत्य किया जाता है तो वो कहलाता है नोमाटी बाजा मारूनी नृत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मारूनी नृत्य कौन सा समुदाय करता है, नेपाली समुदाय। चबरंग नृत्य कौन सा समुदाय करता है, ये एक जनरल मतलब नृत्य है जो कि सिक्किम में आम किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तमांग सेलो। देखिए तमांग जनजाति के बारे में हम बात करके आए हैं, उनका एक ये डांस है तमांग सेलो, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो शादी के वक्त, मेलों के वक्त, प्रसव के वक्त, जब बच्चों का जन्म हो रहा है उस वक्त, उन मौकों पर नेपाली समुदाय के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है एक ताल वाद्य यंत्र, यानी कि जो थाप दे करके वाद्य यंत्र होता है, जिसका नाम है दम्फू। दम्फू के साथ किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दम्फू वाद्य यंत्र किस नृत्य में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने पहले देखा कि की मुखला जो है वो कहां पर इस्तेमाल होता है, उस तरह डम्फू जो वाद्य यंत्र है वो तवांग सेलो में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे दम्फू या डम्फू डांस भी कहते हैं। डम्फू वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करके जो डांस किया जाता है उसको डम्फू डांस कह देते हैं। लेकिन डम्फू डांस का दूसरा नाम क्या है? तवांग सेलो। और तवांग सेलो को कौन करते हैं? तमांग जनजाति के लोग इस डांस को करते हैं। तमांग बेसिकली क्या है? उप समुदाय हो गया है इनका, नेपालियों का। तो शादी, मेलों और प्रसव के वक्त नेपाली समुदाय द्वारा यह डांस किया जाता है। उसके बाद धान नृत्य आ गया, चावल की खेती। नेपाली समुदाय द्वारा धान की कटाई के समय, ये कटाई के समय है, कटाई के समय जो नृत्य किया जाता है धान, उसको कहा जाता है धान नृत्य। ठीक है जी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हम एक नया डांस देखने जा रहे हैं, दैट इज चिरायुंग। चिरायुंग, इसको चारबुंग भी बोल देते हैं। देखिए इसको हम लोग चारबुंग भी बोल देंगे, चारबुंग। चाब्रुंग, सॉरी चाब्रुंग है, चाब्रुंग, चिरायुंग या फिर चाब्रुंग। लिंबू, लिंबू जनजाति या सुब्बा, ये भी जनजाति है। लिंबू या सुब्बा, इनको ही सुब्बा कहते हैं। लिंबू या सुब्बा जनजाति के लोग जो लोक नृत्य करते हैं उसको कहा जाता है चिरायुंग या चाब्रुंग। नेपाली समुदाय का चिरायुंग एक संगीत वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बेसिकली चाब्रुंग क्या है? एक संगीत वाद्य यंत्र है। और जब इस संगीत वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाता है? चाब्रुंग। ठीक है जी। लिंबू समुदाय द्वारा इस वाद्य यंत्र से किया जाने वाला यह नृत्य एक वाद्य नृत्य है, इसे चाब्रुंग भी कह दिया जाता है। यह ढोलक जैसा होता है, यानी कि चाब्रुंग कैसा होता है? एक ढोलक जैसा होता है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर हम साथ साथ में नृत्यों के साथ साथ जहाँ पर ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि उस वाद्य यंत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है नृत्य में, उसको भी हमने साथ साथ कवर किया है। तो चाब्रुंग नृत्य या फिर चिरायुंग नृत्य लिंबू या सुब्बा लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेपाली समुदाय के उप समुदाय लिंबू या सुब्बा जो है वो इस नृत्य को करते हैं और इस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। वाद्य यंत्र का नाम है चाब्रुंग स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारी इंफॉर्मेशन में। स्टूडेंट्स, अभी हमने लेप्चा नृत्य के ऊपर बात करी, लेप्चा जो जनजातीय समुदाय है। अब हम बात करेंगे भूटिया जनजातीय समुदाय के नृत्यों के ऊपर। तो भूटिया लोक नृत्य कुछ जो भी है हम उसको अभी देखना शुरू करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये नृत्य है, पेपर में पूछ जाएंगे। ताशी सबड़ो, ताशी सबड़ो सिक्किम में भूटिया जनजातीय समुदाय का यह नृत्य है। युवा लड़के और लड़कियां इस नृत्य को करते हैं, इट इज ओके। लेकिन पेपर में सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि लड़के और लड़कियां अपने हाथों में सफेद स्कार्फ पकड़ करके नाचते हैं, डांस करते हैं। तो सफेद स्कार्फ यानी कि सफेद रंग का एक कपड़ा जो है पकड़ करके डांस किया जाता है युवा लड़के और लड़कियों के द्वारा, और वो भी भूटिया जनजाति के उस नृत्य को कहा जाता है ताशी सबड़ो। उसके बाद आ गया दिनोंग ने नाह, दिनोंग ने नाह। भूटिया जनजाति के लड़के और लड़कियां यह नृत्य करते हुए गुरु रिनपोछे, हमने पहले ही बात कर चुके हैं गुरु रिनपोछे के बारे में हम। ठीक है जी। बुद्ध धर्म से जो बुद्ध के एक अवतार हुए पदम संभव, उन्हें गुरु रिनपोछे कहा गया है। और उनके अनुयायियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह नृत्य किया जाता है भूटिया जनजाति के लड़के लड़कियों के द्वारा। भूटिया लड़के और लड़कियां गुरु की दुआएं लेने के लिए यह नृत्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस नृत्य में यरका और यान गजे ये वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। यरका एंड यान गजे क्या है? वाद्य यंत्र है। और किनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं? भूटिया जनजाति के लोगों के द्वारा नृत्य करते हुए इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, यरका और यान गजे का। और नृत्य का नाम है दिनोंग ने नाह, दिनोंग ने नाह, भूटिया जनजाति का एक नृत्य। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, काइगड़ चाम नृत्य। सबसे पहले हम काइगड़ चाम शब्द का मतलब यहाँ पर समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए काइगड़ में का मतलब क्या है? मौखिक संचरण, यानी कि बोलना, जैसे कुछ गाना,
कुछ कुछ उच्चारण करना, दैट इज का। गैर, गैर मतलब 8, यहाँ पर 8 से भाव है 8 देवी देवताओं से। और चाम, इस शब्द का मतलब है अनुष्ठानिक नृत्य, यानी कि वो नृत्य जो पूरे रीति रिवाज से अनुष्ठान करके किया जाए उसको कहते हैं चाम। तो काइगड़ चाम नृत्य का मतलब क्या है कि गाना बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, 8 देवी देवताओं को याद करते हुए, पूरे अनुष्ठान करते हुए जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है काइगड़ चाम नृत्य। ठीक है जी। सिक्किम के मठों में भूटिया लोग, देखिए भूटिया लोग करते हैं कौन सा, काइगड़ चाम नृत्य। हम पहले बात कर चुके हैं, हम भूटिया नृत्य की बात करेंगे। नव वर्ष का स्वागत करने के लिए यह नृत्य करते हैं। बौद्ध मठ में मक्खन के दिए जलाए जाते हैं। काइगड़ चाम किस जनजाति का नृत्य है, भूटिया लोगों का नृत्य है। और चाम शब्द का मतलब क्या है, अनुष्ठानिक नृत्य। और गढ़, गढ़ से मतलब है 8 और का मतलब है मौखिक संचय, यानी कि बोलते। नेक्स्ट आ गया ताशी यांग कू। ताशी यांग भूटिया नृत्य। इस नृत्य में युवा लड़के लड़कियां ईश्वर को उनके घर पर सुदृष्टि और भाग्यवर्धन के लिए याद करते हैं। नए घर में प्रवेश व नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के समय भी यह नृत्य किया जाता है भूटिया जनजाति के लोगों के द्वारा। और उस नृत्य का नाम है ताशी यांग कू। ताशी यांग कू, याद रखना स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, याक चाम। देखिए बहुत सारे मास्क डांस जो है, मुखौटे वाले डांस, ये सिक्किम में किए जाते हैं। उन्हीं में से एक मुखौटे का जो इंपॉर्टेंट डांस है वो है याक चाम। चाम शब्द का आपको मतलब पता लग गया था कि अनुष्ठानिक नृत्य के अनुष्ठान करके पूरा रीति रिवाज से जो नृत्य किया जाता है, रीति रिवाज करते हुए जो नृत्य किया जाता है उसको चाम कहते हैं। तो भूटिया समुदाय के यह लोग जो नृत्य करते हैं याक और इंसान के साथ को दर्शाता है। बेसिकली क्या है कि जो नृत्य करने वाले होते हैं लोग वो मुखौटा पहनते हैं। और वो मुखौटा कौन सा होता है, याक का मुखौटा होता है। तो इंसान और याक का जो आपस में संबंध है पहाड़ी क्षेत्र में उसको दर्शाता है यह नृत्य, जिसको कहा जाता है याक चाम। याक जैसी पोशाक और मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याक चाम के संबंध में, पेमायांग से, ये बौद्ध मठ है, पेमायांग से, रुमटेक और एंचे, ये 3 बौद्ध मठ कहां पर हैं, सिक्किम में है। और इन तीनों बौद्ध मठों का जो याक चाम नृत्य है वो बड़ा मशहूर है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये पेपर में सवाल आएगा। पेमायांग से बौद्ध मठ, रुमटेक बौद्ध मठ और एंचे बौद्ध मठ कहां पर है, ये सिक्किम राज्य। उसके बाद एक और नृत्य आ गया चुटके। देखिए नेपाली, नेपाली लोगों का यह नृत्य है, एक रोमांटिक समूह नृत्य है। फसल कटाई के मौके पर आनंद और खुशी के प्रगटावे के लिए एवं दूसरे खुशी के मौकों पर यह नृत्य किया जाता है। नेपाली समुदाय यानी कि नेपाली लोग जो नृत्य करते हैं इसका नाम है चुटके। ये कब किया जाता है, फसल की कटाई के मौके पर किया जाता है। रोमांटिक नृत्य है, आनंद और खुशी का प्रगटावा होता है कि ये हमने अच्छी फसल काटी है। और नृत्य का नाम है चुटके। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नोमाती नृत्य है। देखिए नोमाती का मतलब क्या था, 9 वाद्य यंत्र, 9 बाजे या 9 वाद्य यंत्र जो है उनको नोमाती कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होंगे, 9 वाद्य यंत्र इस्तेमाल होंगे इस नृत्य में। और इसका नाम क्या है, नोमाती नृत्य। दमाई समुदाय करता है ये। दमाई क्या है, एक उप समुदाय है किसका, नेपाली समुदाय का ही दमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा समुदाय है, दमाई समुदाय करता है। 9 वाद्य यंत्रों के साथ करता है। और वो जो 9 वाद्य यंत्र हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, सहनाई, ढोलकी, झुरुम्मा, डोमाहा और त्यामको, नरसिंह, करनाल, ढोडरे सहनाई और बिकुल। यहाँ पर बिकुल बड़ा फेमस है और आपकी जो है डोमाहा और त्यामको बड़ा फेमस है। और इसके बाद आप इसको भी याद कर लीजिएगा, नरसिंह। ये 9 वाद्य यंत्र हमने आपको दे दिए हैं, इसको आप अच्छे से याद करना। और बिकुल को बिल्कुल नहीं भूलना। कुछ अन्य वाद्य यंत्र जैसे ट्याको, तुरही, दहिनु, दमाऊ, भेरी, रास, ये भी इस्तेमाल होते हैं इन वाद्य यंत्रों के साथ साथ। यानी कि देखिए इतने सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जिसमें 9 वाद्य यंत्र हमने मेन डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा एडिशनल जो वाद्य यंत्र इसमें और इस्तेमाल हो सकते हैं वो कौन कौन से, ट्याको, तुरही, दहिनु, दमाऊ, भेरी और रास। कुछ अन्य भूटिया नाच कौन कौन से हैं, तालाची, घाटो पीटो, ये याद रखना आपने, घाटो पीटो, लू खांग थामो याद रखना आपने,
और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयुल मेस्ता। बेयुल मेस्ता किस जनजातीय समूह का नृत्य है? भूटिया लोगों का। और उसके बाद है ची रिमू। स्टूडेंट्स, ये सारे जो भूटिया नृत्य हैं आपने याद रखने हैं, इसमें तलाची, घाटो, कीटो, घाट, लूखांग थामो, बेयुल मेस्ता और ची रिमू। इसके बाद देखिए शेरपा जो जनजाति है उनका नृत्य कौन सा है? सेब्रू, याद रखें। गुरुंग का एक मुख्य जो नृत्य है वो कौन सा है? सोरठी, गुरुंग जनजाति का। और लेपचा नृत्य हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं पीछे, एक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा और ले लिया है, वो है धामराजो। धामराजो लेपचाओं का नृत्य है, सोरठी गुरुंग का नृत्य है, गुरुंग जनजाति का, और सेब्रू है शेरपा जनजाति का नृत्य। सिक्किम के वाद्य यंत्र देखिए, अब हम वाद्य यंत्रों के ऊपर बात करेंगे। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो ताल वाले हैं, चाहे वो सुशिर यानी कि फूंक मारकर मुंह से हवा से जो आवाज पैदा करने वाले हैं, या फिर आपके तार वाद्य यंत्र हैं जिन पे स्ट्रिंग्स यानी कि तारें बंधी होती हैं, तो इन सभी वाद्य यंत्रों के ऊपर हम अब बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। देखिए सबसे पहले हम लेपचा। लेपचा ऐसे भी लिख दिया जाता है, लेपचा ऐसे भी लिख दिया जाता है, कैसे भी लिख दिया जाता है। लेपचा समुदाय के सुशील वाद्य यंत्र यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स, हवा से फूंक मार करके जो आवाज पैदा करने वाले, जिसमें हम आम देखते हैं फ्लूट, बांसुरी होती है, और भी बहुत सारे इनके जो लोकल नेम है वो हमने देखने हैं। तो लेपचाओं के जो विंड इंस्ट्रूमेंट है ये आपने याद रखने हैं। बॉम फाथ्युत, बॉम फाथ्युत, गायोम पालीत, और ये पालती खेंग नहीं है, ये पालीत खेंग है, पालीत खेंग। ये सारे के सारे क्या हैं? सुशील वाद्य यंत्र है। पालीत खेंग, निब्रोक पालित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने इसको नहीं भूलना। निब्रोक पालित को, निब्रोक पालित क्या है? एक इनका ट्रेडिशनल जैसे डबल बैरल फ्लूट, यानी कि एक बांसुरी नहीं दो बांसुरी है, उनको जोड़ दिया और उसको इकट्ठे बजाया जाता है, और उसको कहा जाता है निब्रोक पालित। पालित जहां पर शब्द आ गया समझ लेना कि कौन सा है? विंड इंस्ट्रूमेंट है, सुशील वाद्य यंत्र है। और उसके बाद कौन सा? सुनो, फिर कौन सा है? कोपाटके, फिर कौन सा है? पुंताउंग, फिर कौन सा है? नेम्बरिया। ये सारे के सारे सुशील वाद्य यंत्र किस जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं? लेपचाओं से। इसके बाद लिंगबू, जो लिंगबू जो सुशील वाद्य यंत्र है ये किस जनजाति का है? भूटिया समुदाय। देखिए हमने समुदाय के अकॉर्डिंग इनको सेट किया है, ताकि अगर नेक्स्ट स्टेज पर वो जाता है कि ये वाद्य यंत्र सुशील है, ताल है या तार है, या उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज के कौन सा समुदाय इसको ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो हमने उस हिसाब से इसको बनाया। लेपचा ये वाले सुशील वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, और भूटिया ये वाले करते हैं, और नेपाली ये। नेपाली सिंपल वाद्य यंत्र जो बांसुरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। भूटिया लिंगबू का इस्तेमाल करते हैं, और निब्रोक पालित का इस्तेमाल करने वाली जनजाति कौन सी है? लेपचा। नोमाती बाजा आ गया। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 9 वाद्य यंत्रों का समूह है, उसको नेपाली समुदाय द्वारा बजाया जाता है। लेपचा संगीत वाद्य यंत्रों को साथोम कहा जाता है। देखिए 9 वाद्य यंत्रों की हम बात कर चुके हैं, वहां पर नेपाली भी जो इसको बजाते हैं उनके बारे में हम अभी बात कर ली है हमने। और जो लेपचा संगीत वाद्य यंत्र है उनको कहा जाता है साथोम। तो आपको पूछना कि साथोम क्या है, तो जी आप कहेंगे कि लेपचा वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? साथोम कहा जाता है। तार वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं इनके? सुतसांग और तुंगवाग तार वाद्य यंत्र, जिन पर तार लगी, जैसे वीणा है, सितार है, ये सब तार वाद्य यंत्र होते हैं। तो ऐसे तार वाद्य यंत्र सिक्किम के कौन से हैं? सुतसांग और तुंगवाग। उसके बाद ताल वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांधो, तुंगदार, तुंगदार गोंग, चाकपार जोंग और तंगदू, जिसको विरगा भी कहा जाता है। ये सारे थपकी दे करके, जैसे ढोलक पर हम थपकी देते हैं उस तरह से इनको बजाया जाता है। डफली होती है, ढोलक होता है, ठीक है जी। तो बांधो, तुंगदार, तुंगदार गोंग, चाकपार जोंग, तुंगदू या जिसको विरगा भी कह देते हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? ताल वाद्य यंत्र हैं। और तार वाद्य यंत्र कौन कौन से? सुतसांग और तुंगवाग। और नोमाती बाजा को कौन इस्तेमाल करता है? नेपाली समुदाय। और लेपचा संगीत वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? साथोम। ये आपने याद रखना। देखिए अब एक और आपका आ गया तार वाद्य यंत्र में, बांस की बनी हुई एक वीणा है जिसको सिक्किम में क्या कहा जाता है? सिमकला कुंग।
सिमकलाकुम क्या है? एक वाद्य यंत्र है। वो वाद्य यंत्र किस टाइप का है? बांस की बनी हुई एक वीणा है। और एक और वाद्य यंत्र का नाम आ गया जिसका नाम है बिनायो। इसी सिमकलाकुम यानी कि तार वाद्य यंत्र बांस की बड़ी वीणा को बिनायो कहा जाता है। किस भाषा में? खास भाषा में। खास भाषा क्या? खास एक समुदाय है वहां का, सिक्किम का, उनकी भाषा में इसको बिनायो कहा जाता है। फिर आ गया घाना। घाना क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है। कहाँ का? सिक्किम का, याद रखना आपने। और अवंदिया, ये क्या है? वीणा जैसा एक वाद्य यंत्र है जिसको कहा गया है अवंदिया। और अवनद, ये क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित हैं? सिक्किम राज्य से। ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स। सिमकलाकुम, बिनायो, घाना, अवंदिया और अवनद। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। सिक्किम की हस्तकलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपने करना क्या है कि इसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि रिवाइज करके इन शब्दों को, जो कि सिक्किमीज भाषा या लेप्चाओं की जो भाषा है, या जो आपकी भूटियाओं की भाषा है, या जो आप कह सकते हैं कि इंडो तिब्बतन लैंग्वेजेस हैं, उनसे जो उठाए गए शब्द हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो सिक्किम की जो हस्तकलाएं हैं उसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। लेप्चा आ गए लोग। लेप्चा लोग कपड़ा बुनने के लिए खड़ा हथकरघा इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर टर्म्स पूछी जाएंगी कि ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नाम दे दिया कि ये क्या है, वहाँ का एक संगीत वाद्य यंत्र है, वहाँ की एक फसल का नाम है, वहाँ का एक नृत्य है, वहाँ का कुछ एक कपड़े की बुनती का तरीका है, कुछ भी ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा। लेप्चा लोग कपड़ा बुनते हैं, एक वर्टिकल खड़ा हथकरघा इस्तेमाल करते हैं। लेप्चाओं की इस बुनती को क्या कहा जाता है? थारा। खड़ा हथकरघा इस्तेमाल करते हुए जो बुनती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? थारा कहा जाता है। लेप्चाओं की बुनती का यानी कि नाम क्या हो गया? थारा। करघे को, जिस पर कपड़ा बुना जाता है, उसको क्या कहते हैं? देनथाकथी। देनथाकथी। देनथाकथी क्या है? एक हैंडलूम है, हथकरघा है, लूम है एक, किनका? सिक्किम के लोगों का, वो भी लेप्चाओं का। बुनती में गांठे लगाते वक्त जिस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं थोबा। थोबा एक इंस्ट्रूमेंट है उनका, यानी कि एक लकड़ी का हथौड़ा है जिससे वो गांठों को ऐसे मार करके उसको फ्लैट करते हैं बुनती करते वक्त। राइट। तो देनथाकथी उनका लूम या करघा, थारा उनकी बुनती, और थोबा उनका एक ऐसा हथौड़ा लकड़ी का जो बुनती के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ गया, एक शब्द आ गया कोचेन। ये कोचेन क्या है? एक जैसे कोकेन होती है, कुकून होता है, सिल्क से संबंधित है कुकून। ये उच्च क्वालिटी का एक सिल्क है। उच्च क्वालिटी के एक सिल्क को सिक्किम में क्या कहते हैं? कोचेन। और इससे क्या बनाई जाती है? कोट और शर्ट बनाई जाती है सिल्क की। और जो डिजाइन तैयार किया जाता है कोट और शर्ट्स के ऊपर, कमीज के ऊपर, उसे कहते हैं टांगा। टांगा क्या है? एक सिक्किमीज डिजाइन है वस्त्रों के ऊपर। और वो जो वस्त्र बनाया जाता है, कोट या शर्ट बनाए जाते हैं, वो किस सिल्क के होते हैं? वो होते हैं कोचेन के। स्टूडेंट्स आपने याद रखना। उसके बाद डाका साड़ी आ गई। नेपाली औरतों की एक परंपरागत पोशाक है जिसको कहा जाता है डाका साड़ी। डाका चोली यानी कि जो अपर पार्ट पर जो पहना जाता है फीमेल के द्वारा बॉडी के ऊपरले हिस्से में, उसको चोली कहते हैं। ब्लाउज की तरह से जैसे होता है। डाका चोली नेपाली औरतों की एक परंपरागत पोशाक है। ये इंपॉर्टेंट है। दौरा सुरवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दौरा सुरवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाली पुरुषों की एक परंपरागत पोशाक है, यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं कोट टाइप से जैसे होता है वैसे है ये दौरा सुरवाल। और नेपाली पुरुषों की एक परंपरागत पोशाक है जिसका नाम है दौरा सुरवाल। देखिए डाका टोपी आ गई। नेपाली पुरुषों की परंपरागत जो टोपी है उसको क्या कहते हैं? डाका टोपी। हमने देखा ना, एक ऐसे तिरछी तिकोनी सी टोपी होती है, वो डाका टोपी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। जया जया, ये क्या है? कोट है। ये लेप्चा जनजातियों के द्वारा एक पहने जाने वाली पोशाक है, और वो भी पोशाक क्या है? कोट है बेसिकली एक, और उसको क्या जाता है? जया जया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है याथा। याथा क्या है? एक बुना हुआ कंबल। सिक्किम में कंबल को, बुने हुए कंबल को, और वो भी लेप्चाओं के द्वारा क्या कहा जाता है? याथा। याथा। उसके बाद है चुकटुक। ये इंपॉर्टेंट है। परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, कोई हस्तकला। फर का एक कंबल है
ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको कहा जाता है चुक टुक। चुक टुक क्या है? फर का बना एक परंपरागत कंबल। याथा क्या है? एक बुना हुआ कंबल। जया जया क्या है? एक कोट है। ढाका टोपी क्या है? एक परंपरागत नेपाली पुरुषों की टोपी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गए हम एक हस्तकला में, नेक्स्ट पेंटिंग की, थानका। इनको पेंटिंग्स को कहा जाता है थानका या थांगका भी कह दिया जाता है। इनको स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली ये कॉटन के कपड़े के ऊपर होती है, कभी कभी ये सिल्क के ऊपर भी बनाई जाती है। और बौद्ध धर्म से बने हुए जितने भी इसमें चित्र दिखाए जाते हैं उनको कहा जाता है थानका पेंटिंग्स। और उनको स्क्रॉल पेंटिंग इसलिए कहा जाता है कि इनको रोल करके, मोड़ करके, इसको गोल घुमा करके रख लिया जाता है और बाद में खोल करके लगा दिया जाता है, या फिर वहां से जब हटाना हो तो उसको रोल करके वापस रख लिया जाता है। इसलिए थानका पेंटिंग्स को स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं। थानका पेंटिंग्स में बुद्ध के जीवन को दिखाया जाता है, माता तारा के जीवन को दिखाया जाता है, बौद्ध भवचक्र को दिखाया, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी क्रियाकलाप हैं या जितने भी आपके उनमें थीम्स हैं, सार हैं, उनको दिखाया जाता है थानका चित्रकलाओं के ऊपर। थानका चित्रकलाओं में बुद्ध हमेशा केंद्र बिंदु होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्ध को ही दिखाया जाता है किन पेंटिंग में? थानका पेंटिंग। बोधिसत्व को भी दर्शाया जाता है। हिस्ट्री का पार्ट है ये, बोधिसत्व क्या होता है, माता तारा कौन है, ये सब चीजें। अब नेक्स्ट हस्तकला में आ गया लकड़ी पर नक्काशी। देखिए सिक्किम में एक बड़ी प्राचीन उनकी एक कला है, ये लकड़ी के ऊपर नक्काशी करना। फोल्डेड मेज लकड़ी के तैयार किए जाते हैं सिक्किम में और उनको कहा जाता है चोकसे। लकड़ी के ऊपर नक्काशी करके जो फोल्डेड मेज बनाए जाते हैं, जिनको फोल्ड करके रख दिया जाता है फिर खोल दिया जाता है, उसको कहा जाता है चौकसे। और जो स्क्वायर टेबल्स बनाए जाते हैं नक्काशी करके, उनको कहा जाता है बाक चौक। बाक चौक और चौकसे क्या है? लकड़ी के बने हुए नक्काशीदार टेबल्स हैं। एक में क्या है? चौकोर है और एक में क्या है? रेक्टेंगुलर है और वो फोल्डेड है। इसके अलावा लकड़ी के मास्क, मुखौटे, वेदियां, जिसको हम अल्टार बोल देते हैं, जिस पर हम हवन कुंड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो भाग्यशाली चिन्ह भी बनाए जाते हैं। इन पर भी, यानी कि लकड़ी के ये सारे सामान बनते हैं, इन पर भी नक्काशियां होती हैं। अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो चौकसे और बाग चौक को आपको नहीं भूलना और थानका पेंटिंग से नहीं भूलना। इनका संबंध किस राजा से है? सिक्किम राज्य से। आ जाए मखोटे। मैंने बताया ना कि सिक्किम में मखोटे बनाने की कला बड़ी मशहूर है। मखोटे बनाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं जारूशिंग। ये इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के मखोटे बनाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहता है जारूशिंग या जारू वुड। भिन्न भिन्न देवी देवताओं और जानवरों के मखोटे बनाए जाते हैं। इन्हें त्योहारों, अनुष्ठानों, नृत्यों के समय पहना जाता है। त्योहारों के वक्त, अनुष्ठानों के वक्त, नृत्यों के वक्त पहना जाता है। नॉर्मली ये जो मुखौटे होते हैं ये बड़े इस तरह से बनाए जाते हैं कि ज्यादातर इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है कि बुरी ताकतें हैं जो उनको दूर रखा जाए। अंगोरा है बेसिकली। अंगोरा ऊन से बने जो अंगोरा शाल हैं वो अपने मखमली एहसास के लिए सुप्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर ये बात इसलिए डाल दी गई है कि अंगोरा ऊन के बने शाल किस राज्य के फेमस हैं। तो वो किस राज्य के फेमस हैं? सिक्किम राज्य के फेमस है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में अल्टार, वेदी, इसको क्या कहा जाता है सिक्किम इस भाषा में? चौसा। कुछ भाग्यशाली चिन्ह बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है? भूमपा, ज्ञात सेल, छोइखु, खुरलो, धुंकार, पालभ्यू, दुग, पेमा। ये पेमा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। और सेरेनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सब क्या क्या है? ये अलग अलग भाग्यशाली चिन्ह हैं जो लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं या अपने घरों में रखते हैं कि उनसे भाग्यवर्धन होता है, अच्छा भाग्यवर्धन होता है। वुडन कंचनजंगा, यानी कि जो आपका कंचनजंगा की पहाड़ियां हैं उसका एक मुखौटे का रूप दिया जाता है उस पहाड़ी को, और उसको लाल रंग में रंगा जाता है। यानी कि जो कंचनजंगा की वुडन मुखौटा होता है वो किस रंग का होता है? हमेशा लाल रंग का होता है। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां पर देख करके मौके पर आपको हक्का बक्का कर सकते हैं कि पेपर सेटर कैसे पेपर को सेट कर रहा है।
लेकिन अगर सिक्किम के कल्चर की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हम हर स्टेट के कल्चर को, कला एवं संस्कृति को ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट है लेपचाओं के पुरुष परिधान। लेपचा पुरुष जो है वो कौन कौन से कपड़े डालते हैं? अभी तक हमने नेपालियों की बात करी, अब हम लेपचाओं की बात करें। देखिए ठाकरो, लेपचाओं का एक परिधान है ठाकरो। ये क्या है? एक रंगदार चादर है लेपचाओं की, याद रखना बेटा आपको। ये हाथ से, ये क्या है? लेपचाओं की पुरुषों की क्या है? कमीज है। शाम्बो, ये क्या है? लेपचाओं के पुरुष जो हैं, लेपचा पुरुष हैं, उनकी एक टोपी है जिसको क्या कहा गया है? शाम्बो। तो ठाकरो क्या है? ये हाथ से क्या है? और शाम्बो क्या है? पहली बात तो ये वस्त्र है। ठाकरो क्या है? रंगदार चादर है। ये हाथ से क्या है? लेपचाओं की कमीज है। लेपचाओं की टोपी को क्या कहा गया है? शाम्बो। उसके बाद लेपचा महिला परिधान। लेपचाओं की महिलाओं की जो ड्रेसेस हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। दुम्बुन इंपॉर्टेंट है, ये एक चादर है जिसे साड़ी की तरह से पहना जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि सिक्किम में जो लेपचा जनजाति की औरतें हैं वो एक चादर नुमा वस्त्र को अपने शरीर पर लपेटती हैं और उसको कहा जाता है दुम्बुन। और फिर आ गया टागो। टागो क्या है? एक चोली या ब्लाउज जैसे हम बात कर चुके हैं, इसको कहा जाता है टागो। लेपचाओं की जो औरतों के परिधान है। युमरेक, इसमें एन साइलेंट है। युमरेक क्या है? एक तरह की बेल्ट है जो कि कमर पर बांधी जाती है लेपचाओं महिलाओं के द्वारा। और उनकी जो टोपी है उसको कहा जाता है टारो। टारो इंपॉर्टेंट है। लेपचाओं महिलाओं के आभूषण आ गए। अब हम ऑर्नामेंट्स देखेंगे, महिलाओं के जो ऑर्नामेंट्स हैं लेपचाओं के। नामचौक, लेपचा महिलाओं के कानों के आभूषण है। लेपचा महिला कानों के आभूषण क्या कहते हैं? नामचौक। ल्याक, ये क्या है? नेकलेस है, गले में हम लोग डालते हैं। और उसके बाद क्या है? ग्यार। ग्यार क्या है? एक तरह का ब्रेसलेट है। ये सब के सब आभूषण किस जनजाति से संबंधित है? लेपचाओं की महिलाओं से। नामचौक, ल्याक और ग्यार, ये आपने याद रखने स्टूडेंट्स। उसके बाद भूटिया पुरुषों के परिधान आ गए। लेपचा का हमने डिस्कस कर लिया, नेपालियों पर डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भूटिया पुरुषों के परिधान। देखिए खो बाकू, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, नेपाली भाषा में इसको खो बाकू कह देते हैं। यह सिक्किम की एक पारंपरिक पोशाक है। खो बाकू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा पेपर में कि खो बाकू किन की परिधान है, किस राज्य की परिधान ये वेशभूषा है? तो है सिक्किम की। बाकू तिब्बती चुबा का ही एक प्रकार है, लेकिन यह स्लीवलेस होता है, यानी कि एक तरह से शर्ट टाइप से ये होता है जिसमें सेंटर में बटन लगे होते हैं, और उसको तिब्बती भाषा में चुबा कहा जाता है। और चुबा का ही दूसरा रूप क्या है? एक तरह से बाकू है, लेकिन क्या है? यह स्लीवलेस है बेसिकली, यहां से बिल्कुल ये ओपन है। उसके बाद जया, कहना कमर तक का एक कोट है। ये ना थात से कमीज है। केरा कपड़े की बेल्ट है। और शाम्बो क्या है? टोपी। यानी कि पीछे जो हमने बात करी है लेपचाओं के बारे में, वैसे ही सेम नाम की पोशाकें भूटिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने जया जया देखा था। ये देखिए जया यहाँ पर आ गया, कमर तक का एक कोट है। ये ना थात से कमीज है, ठीक है जी। शाम्बो टोपी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ ये ना थात से कमीज आ गई है, केरा कपड़े की बेल्ट आ गई है, शाम्बो टोपी आ गई है इस समूह की, आपने याद रखना स्टूडेंट्स। यस, अब भूटिया महिलाओं के परिधान आ गए। पुरुषों के परिधान हमने देख लिए, भूटिया पुरुषों के पीछे अभी देखा है, जैसे ये ना थात से शाम्बो वगैरह। भूटिया महिलाओं के परिधान खो बाकू, ये भी पहनती है। और ये मैंने बताया ना आपको, ऐसे कमीज टाइप से होता है, सेंटर में कवर्ड होता है और स्लीवलेस होता है। महिलाओं का भी वही परिधान है। हंजू, ये चोली है बेसिकली, ब्लाउज टाइप से जो पहनती है भूटिया महिलाएं, उसको कहते हैं हंजू। और कुशन, ये भी एक भूटिया महिलाओं की एक जैकेट है स्टूडेंट्स।
शाम्बो, देखिए टोपी पहनते हैं भूटिया पुरुष, उसको शाम्बो कह दिया है हमने। शाम्बो इनकी टोपी को भी कहते हैं जो भूटिया महिलाएं हैं, लेकिन उसमें डिजाइन अलग होता है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं की टोपियों का डिजाइन अलग अलग होता है। शाह बचाव, ये क्या है, जूते हैं जो पहने जाते हैं भूटिया महिलाओं के द्वारा। पांगदेन, ये क्या है, भूटिया विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला धारीदार वस्त्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूटिया महिलाओं द्वारा, नव विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला धारीदार वस्त्र क्या कहलाता है, पांगदेन। ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, पांगदेन। ठीक है, नेक्स्ट। भूटिया महिलाओं के आभूषण आ गए। अब हम आभूषण देख रहे हैं, ये आपने याद रखना है इसको। येंचो, कानों के गहने। खाओ, नेकलेस। फिरू, ये इंपॉर्टेंट है, मोतियों से बना एक गहना है। दीव, सोने की चूड़ियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जोको, जोको क्या है, एक अंगूठी है जो कि आभूषण के रूप में भूटिया महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। येंचो, खाओ, फिरू, दीव, चोको, ये आपने याद रखने। ये क्या है, गहने हैं पहली बात तो, किनके, महिलाओं के। उसके बाद किस समूह के, भूटिया समूह। नेपाल, नेपाली पुरुषों की पोशाक, ये अब हम देखते हैं। कमीज, इसको क्या कहते हैं, दौरा। दौरा सुरवाल हमने पहले देखा है ना स्टूडेंट्स, वही आ गया दौरा। चूड़ीदार पजामा, शुरवाल अकेला। कमरबंद, आसकोट। बेल्ट को क्या कहते हैं, नेपाली पुरुषों की बेल्ट को कहते हैं पाटुकी। तो आपने याद रखना है, पाटुकी बेल्ट है। कमरबंद नेपाली पुरुषों का जो है वो है आसकोट। चूड़ीदार पजामा है शुरवाल, और कमीज है दौरा। नेपाली महिलाओं की पोशाकें, नेपाली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली रंगदार साड़ी को कहा जाता है फारिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाली महिलाओं द्वारा जो परंपरागत कलरफुल साड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं फारिया या फड़िया। एक खुलीदार चोली जो चारों तरफ से सिली हुई होती है वो कहा जाता है चौबंदी चोलो। ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ब्लाउज टाइप जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा खुला हुआ होता है लेकिन चारों तरफ से लॉक होता है, उसको कहते हैं चौबंदी चोलो। और कौन पहनता है इसे, नेपाली महिलाएं। एक अन्य मशहूर चोली को कहा जाता है झारो चोलो। तो झारो चोलो, चौबंदी चोलो, ये किस समुदाय से संबंधित है, नेपाली समुदाय की महिलाओं से। और फारिया या फड़िया क्या है, नेपाली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक रंगदार साड़ी है फाड़िया। ये आपने याद रखना है और हमारे पास इसका यही सोल्यूशन है कि आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर। वैसे पीडीएफ हमने साथ में दे दी है, वो पीडीएफ से आप फटाफट रिवाइज करते जाइए और अपने आप से क्वेश्चंस करते जाइए। जब बाद में हमारी टेस्ट सीरीज रिलीज होगी तो उस टेस्ट सीरीज में आपको ये सारा टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितना याद है इसके अंदर। नेपाली महिलाओं के ऊपरी भाग को ढकने के लिए एक छापेदार कपड़े को कहा जाता है हेमबरी। देखिए अब एक और कपड़ा वस्त्र का टाइप आ गया, छापेदार कपड़ा है यानी प्रिंटेड है और अपर पोर्शन में पहना जाता है नेपाली महिलाओं द्वारा, उसे कहते हैं हेमबरी। नृत्य के दौरान सिर से लेकर कमर तक लटकने वाले एक रंगदार वस्त्र को कहा जाता है पाचौरी। नृत्य करते वक्त नेपाली महिलाएं जो कपड़ा पहनती है रंगदार वस्त्र ऊपर से नीचे तक लटकने वाला एक, उसे कहते हैं पाचौरी। ये सारी टर्म्स हैं जो पेपर में आपको पूछी जाएगी स्टूडेंट्स। नेपाली महिलाओं के गहने, ठीक है, इसमें कुछ गहने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी नॉर्मल चलते हैं वो हम देखते हैं। तियारा, ये इंपॉर्टेंट है। तियारा क्या है, महिलाओं का एक ऑर्नामेंट है, गहना है नेपाली महिलाओं का, हेड ऑर्नामेंट है तियारा। नौगैरी, नेकलेस है मोतियों से बना हुआ। चारानी हारी, ये भी एक नेकलेस है नेपाली महिलाओं का। तिलहरी, ये इंपॉर्टेंट है। तिलहरी हरे मनकों का एक सोने का पेंडेंट जो विवाहित औरतें पहनती हैं। पेंडेंट मतलब जैसे चेन डाल करके बीच में कुछ हम नीचे कुछ लटकने वाली चीज लगा लेते हैं, या कानों में भी सेम ऐसी लटकने वाली चीज लगा लेते हैं, पेंडेंट कहते हैं। तो तिलहरी जो है हरे मनकों का एक सोने का पेंडेंट है जो विवाहित औरतें पहनती हैं। और ये सब सारे के सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं ये किस समुदाय से संबंधित है, नेपाली समुदाय की महिलाओं से। स्वीट्स, उसके बाद आ गया बुल की। नोज रिंग, जिसको हम नाक में पहनने वाली बाली कह सकते हैं, ठीक है।
डुंगरी नोज पिन है जिसको हम कोका बोल देते हैं, डुंगरी। टिकमाला, चंद्रहार, ये सब गले के पहनने वाले यहाँ के आभूषण हैं। इसके बाद है चेपटी सुन, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर रिंग है, ये कानों में पहने जाने वाला गहना है, ये बाली, चेपटी सुन। और उसके बाद है गदवरी, गदवरी भी क्या है, ईयर रिंग है, नेपाली महिला की। आपने ये सारे नाम देखने हैं, अच्छे से बार बार रिवाइज करें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी टर्म्स आपने देखी हैं, आप इसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको अपने दिमाग में फिट करिए। और उसके बाद जब टेस्ट आएंगे तो हम टेस्ट में देखेंगे कि कितना आप ये चीज़ों को रिटेन कर पाए। और इस की वीडियो और PDF हमारी एप्लीकेशन में डाल दी गई है, आप वहाँ से इसको कम्प्लीटली देख लीजिए। थैंक यू।